प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। इससे हवाई यातायात, पर्यटन, रोजगार के साथ साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। पीएम ने कहा, बहुत लंबे समय से की जा रही है लोगों की मांग आज हुई पूरी। कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ की वजह से देश के कई क्षेत्र पीछे छूट गए। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों की बैठक पर बोला हमला। बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन बताया। कहा, भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे। राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक। 38 सहयोगी दल होंगे शामिल। आगामी आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने की होगी तैयारी। इंडिया हो सकता है विपक्षी गठबंधन का नाम। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में तृणमूल कांग्रेस का सुझाव, अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित गठबंधन पीडीए का सुझाव किया गया खारिज। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कमेटी बनाने का हो सकता है ऐलान। विपक्ष की बैठक पर भाजपा ने कहा, यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बनाई गई है टोली। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलाधिकारी और 9 सचिवों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए भूमि सम्मान 2023। कहा, भूमि विवादों पर लगाम लगाने के लिए और डिजिटल इंडिया की मजबूती के लिए भूमि अभिलेखों के डिजिटल पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। पैंतालीस दिनों के भीतर सहारा की सहकारी समितियों में डूबे निवेशकों के पैसे मिलेंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, पोर्टल के जरिए 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को लौटाई जाएगी उनकी पूरी राशि। और भारत के 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई बातचीत। मुलाकात से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु का भी करेंगे दौरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने 710 करोड़ की लागत से बने पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री ने समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर नगर विमानन मंत्री सहित उपराज्यपाल डीके जोशी भी उपस्थित रहे। इसकी क्षमता अब 50 लाख यात्री प्रति वर्ष की होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बीते 9 साल से लगातार विकास का गवाह बन रहा है। ऑप्टिकल फाइबर हो या परिवहन के साधनों या बंदरगाहों का विकास, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना हो या फिर शिक्षण संस्थानों का निर्माण, विरासत को सहेजकर अंडमान ने नए आयाम गढ़े हैं। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। बीते 9 सालों में ब्रिज का काम ऑलमोस्ट, एक ब्रिज हो चुका है, दूसरा चल रहा है। एनएच का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सबमरीन जो हमारा केबल, उसके वजह से तो काफ़ी अभी नेट का फैसिलिटी इतना बढ़ गया है। अब हर जगह आप जाइए आपको हाई स्पीड नेट मिल रहा है। जो 9 साल में यहाँ पे इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, जो कि मुझे लगता है 70 साल में कभी हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। समारोह में वे वर्चुअली रूप से मौजूद रहे। ये नया टर्मिनल प्रकृति के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण का यहाँ खास ख्याल रखा गया है। सीप के आकार जैसे दिखने वाले इस टर्मिनल में दिन के वक्त लाइट की जरूरत नहीं होगी। ये सूर्य की रोशनी से ही रोशन रहेगा। 710 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टर्मिनल का क्षेत्रफल 40,837 वर्ग मीटर का है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 4,000 यात्रियों से बढ़कर 11,000 यात्रियों की हो जाएगी। 28 चेक इन काउंटर, 3 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज और 10 विमानों के पार्किंग की सुविधा यहाँ रहेगी।
स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि एयरपोर्ट से पर्यटन और आर्थिक विकास को पंख लगेंगे। हमारा अंडमान निकोबार इज वन ऑफ द बूमिंग टूरिज्म इंडस्ट्री, नॉट इन इंडिया, इट इज द वर्ल्ड, and it is the wonderful opportunity for the youth and those who are directly indirectly involved in tourism industry. They have a very good services. टूरिज्म को डेवलप होने में बहुत प्रॉब्लम होता था, इंटर आइलैंड जाते जब टूरिस्ट बहुत प्रॉब्लम में आते थे, तो अभी उसकी वजह से बहुत सॉल्व हो गया। अभी एयरपोर्ट टर्मिनल खुल गया तो बहुत सारा जो गेस्ट है बाहर से आना जाना इजी हो जाएगा, उनके लिए अच्छा से आ सकते हैं और सर्विसेज बहुत अच्छा है उनका। हम जब पहले उस टर्मिनल में जाते थे तो हमें बहुत लग रहा था कि कितना छोटा सा है। हम यहाँ से बाहर जाते तो वहाँ की टर्मिनल को देखते तो हमें बहुत अफसोस फील होता था, बट अब इस टर्मिनल में आने के बाद हम खुद को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसी जगह है जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता पाई, लेकिन विकास में कहीं पीछे छूट गया। ये सब विपक्षी सरकारों की नीति और उनकी कार्यशैली की वजह से हुआ। वे सिर्फ परिवार का ही भला करने में लगे रहे। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के वीर सपूतों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इसी सिलसिले में अंडमान निकोबार के कई द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखना भी शामिल रहा है। 70 साल में अंग्रेजी शासकों के नाम पर ये द्वीपों का नामकरण किया गया था, और अगर उसे किसी ने परिवर्तित किया तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने ये कदम लिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मौजूदा केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प को हर एक क्षेत्र में साबित किया है। अंडमान जैसे दूर दराज इलाकों तक आधुनिक इंफ्रा का निर्माण, सामाजिक विकास, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों में सामर्थ्य की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन परिवारवादियों ने अन्याय किया है। उन्होंने विपक्षी एकता की कोशिशों पर यह कहकर करारा वार किया कि देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों ने अपनी दुकान खोली है। उन्होंने बेंगलुरु में विपक्षी जुटान पर कहा कि माल कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ और सच्चाई कुछ और है। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है।
लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल सिर्फ दो चीजों की ही गारंटी देती है, ये जातिवाद और भ्रष्टाचार ही बेचते हैं। ये सिर्फ चेहरों का ही खेल है। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया और कहा कि ये 20 लाख करोड़ रुपए घोटाले की गारंटी है। उन्होंने बताया कि ये विपक्षियों के सम्मेलन की खास बात ये भी है कि वहां सिर्फ सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को सम्मान दिया जा रहा है। इनका मकसद है देश का विकास रोककर परिवारवाद को बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बाढ़ घोटाले और शराब घोटाले पर एक दूसरे को बचा रहा है और देश की जांच एजेंसियों को बदनाम किया जा रहा है। और वहीं इस बीच बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक जारी है। इसमें 26 दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में विपक्ष के महागठबंधन के नाम पर चर्चा की गई। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हो सकता है। बैठक में सुझाव दिया गया, इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इसके अलावा अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित गठबंधन नाम का सुझाव दिया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। एक अन्य दल ने सेवा इंडिया अलायंस या सेक्युलर इंडिया अलायंस का सुझाव भी दिया था। इसके अलावा बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न विपक्षी दलों के सीट बंटवारे को लेकर कमेटी गठित करने का भी ऐलान किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगा है। इसी कड़ी में आज शाम राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की एक अहम बैठक होगी, जिसमें 38 दल शामिल होंगे। इस बैठक में आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने पर भी मंथन होगा। इस बैठक में एनडीए में शामिल हुए कई नए सहयोगी दल भी मौजूद रहेंगे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, एनसीपी का अजित पवार गुट, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल सहित कई अन्य बड़े दल मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को एक आदर्श गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एनडीए की पहुंच और दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में एनडीए सरकार ने सुशासन से काम किया है और उसे जनता का समर्थन हासिल है। नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए टोली बनाई गई है। वहीं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए की आज बैठक हो रही है। इसमें लगभग 38 पार्टियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना भाजपा का पुराना गठबंधन है, इसलिए एक तरफ एक विचारधारा वाला गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ वह गठबंधन है जहां इतने सारे लोग मिलकर भी एक नेता नहीं बना पाए। एनडीए की बैठक हो रही है आज और हम लोग सभी लोग हैं। मेरे ख्याल से 38 पार्टीज इसमें शामिल हो जाएंगे। शिवसेना एक एनडीए का और बीजेपी का बहुत ही पुराना पार्टनर है। मोदी जी के नेतृत्व में अभी महाराष्ट्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए हम लोग आज की बैठक में शामिल हैं। बहुत ही जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए एनडीए की बैठक है आज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। सहारा की सहकारी समितियों में जिन निवेशकों के रुपए डूबे हुए थे, उन निवेशकों के रुपए लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। सहारा सहकारी समिति में जमाकर्ताओं की डूबी हुई रकम वापस करने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। पोर्टल पर जाकर निवेशक अपने पैसे वापस लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही उनका आवेदन स्वीकार होगा, उसके 45 दिनों के अंदर उनकी रकम उनके खाते में पहुंच जाएगी। इस पोर्टल का फायदा सहारा समूह के उन जमाकर्ताओं को होगा जिन्हें लंबे समय से उनकी राशि का रिफंड नहीं किया गया है। पोर्टल लॉन्च करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने छोटे निवेशकों की चिंता की है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए वापस 1 करोड़ 7 लाख लोगों को मिलेंगे। मित्रों, लगभग 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर
पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। ये मोदी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि मल्टी एजेंसी सीजर होने के बावजूद निवेशकों के हितों की चिंता की गई। करोड़ों लोग जिनकी गाढ़ी कमाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंस गई है, उसकी वापसी के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की गई ताकि निवेशकों के हितों का ख्याल रखा जा सके। पहले चरण में उन निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा जिनकी 10,000 से लेकर 30,000 तक की रकम सारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में फंसा हुआ है। इसमें सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल, हमारा इंडिया क्रेडिट और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं। अगर आपका पैसा भी इन 4 सोसाइटियों में फंसा हुआ है तो आप सबसे पहले www.corporation.gov.in पर लॉगिन करें, अपने दस्तावेज अपलोड करें, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें, आधार से जुड़ा अकाउंट नंबर डालें। उसके बाद आपका आवेदन 30 दिन में सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के 15 दिन के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपका दावा सही पाया गया तो रकम सीधे आपके खाते में आ जाएगी। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है 4 सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। सारा समूह की इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार से बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया था। अपनी कमाई निवेश में लगाने के नाम पर सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उन्हें सपने दिखाए और बाद में रकम लौटाने से इनकार कर दिया। 2009 में जब सहारा कंपनी आईपीओ के लिए गई तो सारी पोल खुल गई। जांच की गई तो पता चला कि सहारा ने करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। सेबी ने जब रकम लौटाने के लिए कहा तो कंपनी ने इनकार कर दिया। बाद में मामला कानूनी दांवपेच में फंस गया, लेकिन अब निवेशकों का इंतजार खत्म हो गया है। मोदी सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल की शुरुआत कर दी है, जहां पर जो भी जमाकर्ता हैं जिन्होंने अपना पैसा सारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लगाया था, वो इस पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं और 45 दिनों के अंदर मात्र उनकी रकम उनके खाते में पहुंच जाएगी। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं गांधीनगर में G20 बैठक के तीसरे सत्र के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान पवेलियन का भी दौरा किया। पवेलियन में भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट बिल पेमेंट किए गए। साथ ही इस दौरान UPI वन वर्ल्ड के जरिए विदेशी नागरिकों को शामिल किया गया। पूरी प्रक्रिया के अनुभव के दौरान RBI गवर्नर मौजूद रहे। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सूद ने कहा कि G7 समूह के देशों के साथ G20 देश जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों को लेकर अन्य छोटे देशों की बात भी सुने। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत ने अन्य देशों के साथ लेने का काफी अच्छा काम किया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत के प्रयासों की सराहना भी की। I think G20 member countries, including G7, will be able to, listen to other voices, problems and challenges. Not only talking about their own issues, but also, the issues that matters to many other countries in terms of climate changes, in terms of, this global crisis. And because of that, how other countries were affected. So I think India has done a tremendous job in terms of bringing others, neighbors and many others actors in this platform, and we are able to articulate our point of view. So I think this is a good thing. और वहीं पिछले दिनों फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि पेरिस में एफिल टावर को देखने के लिए भारतीय पर्यटक अब UPI के जरिए टिकट ले सकेंगे। इस पहल पर एफिल टावर के मैनेजिंग डायरेक्टर से हमारी संवाददाता मेघना देव ने खास बातचीत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा में कई अहम घोषणाएं हुई। उन घोषणाओं में से पेरिस में जो इंडियन टूरिस्ट जो आईफिल टावर देखने आएंगे वो रुपए से भुगतान कर सकते हैं, यूपीआई यहां पर काम करेगा टिकट्स लेने के लिए, ऐसी घोषणा की गई थी। यहां पर आपको बात कराएंगे यहां के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर पैट्रिक, उनसे बात कराएंगे। Thank you so much, sir, for talking to DD News. And we wanted to know, Prime Minister Narendra Modi has recently announced that people will be able to buy their tickets via RuPay. The payment can be done via UPI. What do you have to say about it? Namaste, Durdarshan. We are very happy to welcome this news that we are going to implement this new UPI system to facilitate the venue of our Indian friends to the Eiffel Tower. Today, our Indian friends represent 4% of our visitors, and my ambition is to double this number to 2025. When we are talking about increasing the number of Indian tourists here, especially at the Eiffel Tower, what initiatives are you planning to take? We have to offer vegetarian food for our Indian friends because we know that culturally the food is the taste of the food is a bit different between France and India. It's also to implement the UPI system, of course, and it's also to go to India to know what are the needs of our Indian friends. And this year I will go to India in Delhi and Mumbai to visit travel agents and to know also what they want and what they need. So how much time can we expect that the UPI system will be installed here and people can, Indian tourists can start paying via UPI? Now we are technically working with the company, and I think that within 2 months we will be able to offer this new system at the tower. हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर थे आईफिल टावर के, जिन्होंने इस बात को साझा किया कि किस तरीके से भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार कार्यरत हैं और जल्द ही भारत जाएंगे ताकि ट्रैवल एजेंट से और टूर ऑपरेटर से ये जान सकें कि भारतीय टूरिस्ट जो हैं, जो भारत से आते हैं आईफिल टावर को देखने के लिए, पेरिस घूमने के लिए, उनकी क्या जरूरतें हैं और उन्हें किस तरीके से पूरा किया जा सके। मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह और कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, पेरिस। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 24 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और महिलाओं की अदम्य भावना को उजागर करने के लिए भारतीय सेना ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक द्रास तक एक नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा सभी महिला मोटरसाइकिल रैली सवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष अर्चना पांडे भी उपस्थित रहीं। तीनों सेनाओं की 25 सदस्यीय टीम में 2 वीर नारी शामिल हैं, जिनमें से एक सेवारत अधिकारी हैं। उसके साथ ही इस दल में 10 सेवारत भारतीय सेना महिला अधिकारी, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना से एक महिला अधिकारी के साथ भारतीय सेना की 3 महिला सैनिक और 8 सशस्त्र अधिकारी शामिल हैं। रैली लगभग 1000 किलोमीटर की कुल दूरी तय करेगी। रैली आगामी 25 जुलाई को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक तक पहुंचने के लिए हरियाणा, पंजाब के मैदानी इलाकों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंची पहाड़ी दर्रों से गुजरेगी। थल सेनाध्यक्ष ने ऐसी चुनौतीपूर्ण यात्रा करने के लिए पूरी टीम की सराहना की। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे के पडगा खड़ावली चौराहे पर एक टैक्सी और कंटेनर की ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के डिप्टी कमांडर सन्नू मंडावी ने आज बीएसएफ और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सली पर 3 लाख रुपए का इनाम था। वह मदनवाड़ा में हुए एसपी हत्याकांड सहित 45 जवानों की शहादत में शामिल रहा था। सन्नू मंडावी प्रतापुर इलाके में सक्रिय था और अपने साथ इंसास व एसएलआर राइफल रखकर चलता था। सरेंडर के बाद सन्नू मंडावी ने बताया कि वह नक्सली संगठन में काफ़ी परेशान हो गया था। सन्नू मंडावी नक्सली संगठन के मिलिट्री प्लाटून नंबर 5 के सेक्शन ए का डिप्टी कमांडर था। नक्सली सन्नू मंडावी उर्फ शिवाजी वर्ष 2005 में बाल संघम के रूप में भर्ती हुआ था।
और वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को 205.46 मीटर दर्ज किया गया। वहीं अब यमुना के पुराने लोहा पुल पर भी स्थिति सामान्य है। लोहा पुल पर रेल यातायात भी शुरू हो चुका है। यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने। राजधानी दिल्ली ने बाढ़ की तबाही का जो मंजर देखा, वो मंजर तकरीबन 45 साल बाद देखने को मिला। 1978 में इसके पहले इस तरीके की बाढ़ आई थी और इस बार भी जो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हुई तो नतीजा ये रहा कि जो यमुना की बाढ़ का पानी है वो दिल्ली की सड़कों तक बह निकला। हालांकि अब स्थितियां सामान्य हैं। इस वक्त हम लोहे के पुल के पास मौजूद हैं और आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से लोहे के पुल का आवागमन बंद हो गया था। यहाँ से जो रेल का आवागमन था वो भी बंद हो गया था, लेकिन अब स्थितियां जो है सामान्य होती हुई नजर आ रही है। देखिए, लोहे के पुल से ट्रेन का जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि जो रेल इस वक्त लोहे के पुल से जा रही है, रेल मंत्रालय के जरिए जो नियम लागू किए गए उनके हिसाब से यमुना के पुल से कोई भी ट्रेन यदि निकलेगी तो उसकी जो रफ्तार होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। लिहाजा आप देख सकते हैं कि कितनी धीमी रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो लोहे के पुल को पार कर रही है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब पूरी दिल्ली पटरी पर लौट रही है। सड़कों पर जो जल जमाव की स्थिति उसमें भी काफी हद तक सुधार पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में यदि फिर से बारिश बढ़ती है, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने भी जताया है, तो पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश का सीधा असर दिल्ली पर भी पड़ सकता है। ऐसे में एक नई चिंता जो अब सामने आ रही है वो बरसात के मौसम में होने वाली जो बीमारियां हैं, मसलन डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब इस चुनौती से दिल्ली वाले कैसे निपटेंगे। कैमरे पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, लोहा पुल, डीडी न्यूज। तो यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं राहत की बात यह है कि व्यस्तम आईटीओ मार्ग का आवागमन भी सुचारू रूप से चलने लगा है। बीते दिनों यमुना में पानी बढ़ने की वजह से आईटीओ मार्ग की सड़कें लबालब हो गई थीं और इस रास्ते को बंद करना पड़ा था। अचानक बदले इन हालातों की बड़ी वजह सेना द्वारा संभाला गया जिम्मा और उन्हें जिन्होंने आईटीओ बैराज के बंद गेट खोले और यमुना की सफाई को अंजाम दिया। ताज़ा हालातों का जायजा लिया हमारी संवाददाता संध्या शर्मा ने। हम मौजूद हैं आईटीओ बैराज पर, जिसके नीचे से बहती है यमुना। यहाँ पर कुल 32 गेट हैं, लेकिन इनमें से 5 गेट ऐसे थे जो पूरी तरह से बंद थे और यही वजह रही कि यमुना का जब बहाव बढ़ा तो वो जो पानी था वो आगे की ओर नहीं बह पाया और सड़कों पर वो पानी बह निकला। सड़कें लबालब हो गई और जिसकी वजह से आईटीओ हो, लाल किला क्षेत्र हो या दिल्ली के और बाकी वो क्षेत्र जो यमुना के आसपास कवर करते हैं वो सब पानी से लबालब हो गए और बाढ़ का रूप उन्होंने ले लिया। दिन रात टीम ने यहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम किया और जिसकी वजह से लबालब जो सड़कें आईटीओ की भरी हुई थी वो पानी जो है वो पूरा सड़कों से निकल गया। और आप देख सकते हैं कि अब जो है आईटीओ का जो रास्ता है, जो यमुना का ब्रिज के ऊपर जो सड़क पर आवागमन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। सड़कों पर अब पानी नजर नहीं आ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि यमुना में जो गाद इकट्ठी थी उस गाद को निकाला गया। यहाँ पर मौजूद जब सेना के अधिकारियों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जो 28 से 32 तक के 5 गेट थे वो पूरी तरह से बंद थे, जिसे खोला नहीं गया था और यही वजह रही कि यमुना का जब जल स्तर बढ़ा तो वो पानी सड़कों पर आ गया। यदि पूर्व में इसकी तैयारियां की जाती, इन गेट की सफाई कर दी जाती, इन्हें खोल दिया जाता, यहाँ से गाद निकाल दी जाती, तो शायद दिल्ली के वो हालात नहीं बनते जो इस वक्त हमें देखने को मिले। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं संध्या शर्मा, जीटी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।